गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने विभिन्न प्रकार की 3D आकृतियों जिसमें हमने घनाभ, घन, शंकु, बेलन, प्रिज्म और पिरामिड के बारे में अध्ययन किया। आज हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। हमें यह बताना है यह चीज सत्य है तो क्यों है। वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। हमें कारण बताना है कि हम वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझ सकते हैं, क्यों। तो इसके लिए हमें वर्ग और आयत दोनों के गुण हमें पता होना चाहिए, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। वर्ग की विशेषता क्या थी? चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। और आयत की विशेषता थी सम्मुख भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यदि हम वर्ग बनाएं, पूछा है एक वर्ग को आयत क्यों समझा जा सकता है, तो हम यहाँ वर्ग को बनाते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अब बोला है कि वर्ग को एक आयत क्यों समझा जा सकता है, तो हमने वर्ग बना लिया। अब इसके अंदर हम आयत के गुण अप्लाई करेंगे और यदि सही होता है तो हमारा जो वर्ग है वह एक प्रकार के आयत है। तो आयत की विशेषता प्रत्येक कोण समकोण होता है। यहाँ हम देखें प्रत्येक कोण समकोण है, सही है। और आयत की दूसरी विशेषता होती है सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो यहाँ देखते हैं क्या सम्मुख भुजा समान है, तो सम्मुख भुजा समान है तो हम कह सकते हैं कि एक जो वर्ग होता है वह एक प्रकार से विशेष आयत होता है। तो उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं वर्ग एक विशेष आयत होता है क्योंकि इसमें प्रत्येक कोण समकोण एवं सम्मुख भुजा समान होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ग एक विशेष आयत होता है। बढ़ते हम इसके दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है कि आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझ सकते हैं। आयत जो है वह एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, कैसे। तो बात करें आयत के चित्र की। आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। अब हमें इसकी तुलना करनी है समांतर चतुर्भुज से। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या समझनी थी हमने, कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ हम देखें क्या सम्मुख भुजाएं समांतर है, समान है। तो हम देखते हैं सम्मुख भुजाएं समान है और सम्मुख भुजाएं समांतर भी होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखें 90 डिग्री का एंगल बनते हैं तो वे आपस में लंब रेखाएं होती है और लंब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक आयत है वह भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक जो आयत होता है वह एक समांतर चतुर्भुज भी होता है क्योंकि आयत में समांतर चतुर्भुज के गुण शामिल होते हैं। बढ़ते हैं हम इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है कि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। सेम वही सवाल है, पिछली बार आया था, इस बार हमारे पास क्या है, वर्ग। तो वर्ग को भी यदि हम देखें
वर्ग को भी यदि हम देखें तो चारों भुजाएं समान है, तो हम कह सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं भी समान है। चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन हम कह भी सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं भी तो समान है। और प्रत्येक कोण समकोण है, इसका मतलब वो भुजाएं आपस में कैसी है, समांतर। इसीलिए वर्ग भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसके भी सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर होती है। तो इस प्रकार हमने पहले के तीनों प्रश्नों को समझा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, एक पंचभुज बनाइए और इसके विकर्ण खींचिए। हमें एक पंचभुज बनाना है और उसके विकर्णों को खींचना है। तो सबसे पहले हम एक पंचभुज बना देते हैं। यह हमारा पंचभुज हो गया, ए बी सी डी ई। यह एक पंचभुज है। पंचभुज का अर्थ 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। तो यहाँ हम देखें 5 भुजाएं, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमें खींचने इसके विकर्ण। तो विकर्ण की परिभाषा में हमने सीखा था कि विकर्ण होते हैं ऐसी रेखा जो आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने से जो बनती है वह कहलाता है विकर्ण। तो यहाँ हम बात करें ए के विकर्ण की, तो बी और ई इसके आसन शीर्ष है, अर्थात इसके पास वाले हैं। तो इन दोनों के अलावा अन्य शीर्षों से हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारे कहलाएंगे विकर्ण। इसी प्रकार अब हम ई के पास आए तो ए और डी ये तो इसके आसन शीर्ष है, इनको नहीं मिलाना है। इसके अलावा तो इसके अलावा हम बी से मिला सकते हैं और एक मिला सकते हैं हम सी से, तो यह भी एक विकर्ण हो जाएगा। अब आते हैं हम डी के पास। तो डी में भी ई और सी के अलावा तो ए से मिला हुआ है, तो अब हम बी से भी मिला लेंगे। सी को देखें तो सी भी बी और डी के अलावा ई से मिलेगा और ए से मिलेगा, मिला हुआ है, तो वापस मिलाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार बी को देखें तो ए और सी के अलावा ई और डी से मिला लेंगे। तो इस प्रकार हमें विकर्ण मिलेंगे। अब हमें इन विकर्णों के नाम लिखने हैं। तो पंचभुज ए बी सी डी ई में विकर्ण, तो एक विकर्ण हो गया ए सी और दूसरा हो गया ए डी। यहां से हो गया बी ई और एक हो गया सी ई और डी से हो जाएगा ए डी, हम लिख चुके हैं, और लास्ट बच जाएगा बी डी। तो इस प्रकार एक पंचभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे? कुल विकर्णों की संख्या होगी 5। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तीसरा प्रश्न है, निम्न के दो उदाहरण भी लिखिए और चित्र बनाइए। हमें इस आकृति के चित्र भी बनाने हैं और इसके दो उदाहरण के नाम भी लिखने हैं। तो पहली है घनाभ। तो हम घनाभ का चित्र देखें। घनाभ हमने सीखा था 6 आयताकार फलकों से घिरी बंद आकृति घनाभ कहलाती है और इसमें 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं। ये हो गई घनाभ की आकृति। अब इसके दो उदाहरण लिखने हैं, तो हम कोई भी दो उदाहरण लिख लेंगे। कमरा और किताब। बढ़ते हैं दूसरे में। दूसरा है हमारे पास घन। घन में सभी भुजाएं समान होती है
और इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें हमारे पास उदाहरण हो जाएगा, एक हो जाएगा पासा, पासा अर्थात डाइस, और दूसरा हो जाएगा चौक का डिब्बा। तो ये दो गन में उदाहरण हो जाएंगे। अगली आकृति है हमारे पास बेलन। तीसरा है बेलन। और इसके उदाहरण की यदि हम बात करें, बेलन के उदाहरण, तो एक हो जाएगा पानी की टंकी, चौक ले सकते हैं, ट्यूबलाइट, तो ये सब हो जाएंगे बेलन के उदाहरण। अगला है हमारे पास शंकु। तो शंकु की बात करें तो ये हो जाएगा शंकु का चित्र। और इसके उदाहरण की बात करें तो एक हो जाएगा जोकर की टोपी, और दूसरा हो जाएगा आइसक्रीम कॉर्न। लास्ट आकृति पिरामिड। पिरामिड की बात करें तो पिरामिड में हमने सीखा था कि जिसका आधार एक बहुभुज होगा और पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होंगे। तो आधार एक बहुभुज है और पार्श्व फलक एक शीर्ष वाले त्रिभुज होंगे। तो यह हमारा कहलाएगा पिरामिड। और इसका उदाहरण यदि हम लें तो एक उदाहरण हो जाएगा हीरा और दूसरा हो जाएगा मिस्र के पिरामिड। तो यह हो जाएगा हमारा तीसरा और लास्ट सवाल आज का। चौथा सवाल है, एक अष्टभुज बनाइए और इसके ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाइए। हमें एक अष्टभुज बनाना है और उनके 4 शीर्षों को जोड़कर उससे क्या बनाना है, एक आयत। तो पहले हम एक अष्टभुज बनाते हैं। यह हमने एक अष्टभुज बना दिया। अब इसके 4 शीर्षों को जोड़कर, इसके हम 4 शीर्षों को जोड़कर क्या बनाएंगे, एक आयत। तो ये जो बीच में हमारा भाग बन गया यह हो जाएगा एक आयत। तो सवाल था एक अष्टभुज बनाइए और इसके शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाइए। तो यहां हम लिखेंगे अष्टभुज ABCDEFGH में आयत, आयत कौन सा है, HCD और G। तो इस प्रकार इस अष्टभुज में HCD और G एक हो जाएगा आयत। तो आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 5 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।